लगातार चर्चा बजट के बारे में हो रही है। इस बीच सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को पहली कॉपी सौंप दी है और उसके बाद की जो ये तस्वीरें वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो मोदी 3.0 का आज बजट है और उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंची। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की पहली कॉपी सौंपी है और वो तस्वीरें भी लगातार हमने आपको लाइव दिखाई थी कि किस तरीके से उन्होंने ब्रीफ किया, क्या उद्देश्य है इस बजट का और क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो बताया गया राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति से मोहर मिलने के बाद अब आगे का जो पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि कैबिनेट बैठक भी है, उसके बाद सदन में आम जनता के लिए बजट पेश किया जाएगा। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राष्ट्रपति का इंतजार करती हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नजर आई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने उन्होंने बजट की कॉपी रखी है। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए बजट पर लगातार चर्चा हो रही है, जहां हमारे संवाददाता आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया, हेल्थ एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सुशील वकील, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गए हैं। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत। मानस चोंग सीए है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शुरुआत आप ही के साथ करूंगी मानस जी, क्योंकि आज इंतजार किया जा रहा है बजट का। ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें लगाए आम जनता, जो कि आपको लगता है संभावना बरकरार रह सकती है? क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं और इसका आम आदमी की जेब पर क्या असर पड़ सकता है? धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो कल पार्लियामेंट सेशन था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ बताया कि पुअर और मिडिल क्लास को लक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स हमेशा चलती रहे। इससे क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये बजट एक मिडिल क्लास के लिए फोकस्ड बजट होगा। जब मिडिल क्लास फोकस बजट कहते हैं तो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि हमारा जो टैक्स स्लैब्स है उसमें चेंज देखा जा सकता है। बट जो हम लास्ट के कुछ बजट देखे हैं उसमें ओल्ड टैक्स रजीम को गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है। जिसका मतलब जो जहाँ पे काफी सारी डिडक्शंस मिलती थी, एग्जेम्पशंस मिलती थी, गवर्नमेंट उससे अब एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में न्यू टैक्स रजीम में लेके जा रही है। तो ये देखा जा सकता है इस बजट के अंदर कि न्यू टैक्स रजीम के अंदर जो अभी 3 लाख से, अगर आपकी 3 लाख से ऊपर इनकम है तब से उनका टैक्स स्लैब स्टार्ट होता है, ये देखा जा सकता है कि वो 3 लाख से वो 5 लाख किया जाए। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं जो लास्ट ईयर 50,000 से 75,000 की थी, वो 75 से भी 1 लाख की जा सकती है। तो ऐसे कुछ चेंजेस मिडिल क्लास के लिए इस बजट में काफी उम्मीदवार सब एक उम्मीद से देखे जा रहे हैं इस बजट से। बिल्कुल, देखिए उम्मीदों का भरमार है और ऐसे में कितनी उम्मीदें जो है सही साबित होती है देखना महत्वपूर्ण रहेगा। डॉक्टर शरद जी, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में आपको कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि अगर पूर्व बजट देखें तो जिस तरीके से सरकार की ये कोशिश रहती है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाया जाए, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब जरूरत, कोरोना के बाद से हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ध्यान दिया जा रहा है। तो कितनी उम्मीदें हेल्थ सेक्टर के लिए आपको? हेल्थ सेक्टर के लिए हमें बड़ी उम्मीद है और हम जिस तरह से हम आज एक विजन 2047 में एक डेवलप कंट्री का ले रहे हैं, तो हमें इंस्पिरेशन लेना होगा दूसरी डेवलप कंट्रीज से, जिनका हेल्थ बजट कितना स्ट्रांग और कितना ज्यादा रहता है। इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही कम पैसा खर्च करते हैं हम। तो जिस तरह की अब गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है और इंडिविजुअल लोगों के लिए तरह तरह के प्रोविजन, 5 लाख 10 लाख का इंश्योरेंस, जैसे दिल्ली के लिए बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं ये बहुत जरूरी है आज के दिन। विद इन्फ्लेशन एंड जॉब जितने प्रॉब्लम्स हैं या ज्यादा सैलरी नहीं है, एक अच्छी हेल्थ केयर अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में हेल्थ केयर आप ये समझ लीजिए कि एक डेवलप कंट्री के लेवल की हेल्थ केयर अवेलेबल है एट 1/10 ऑफ इस कॉस्ट, लेकिन फिर भी ये अफोर्डेबल नहीं हो रही है। तो इसमें गवर्नमेंट को अपनी
पॉलिसीज में डेफिनेटली ऐसा करना है जिससे कि एक मेजर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन वो अफोर्ड कर सके, और जो वीकर सेक्शन है उनको ये अफोर्डेबल हेल्थ केयर एट अ सब्सिडाइज रेट मिल जाए। तो इसके लिए आपको अपना जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा आपको पे करना ही पड़ेगा। मतलब एक बड़ा हिस्सा का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से अपना जो भी बजट बनाए, हेल्थ केयर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको हेल्थ केयर के लिए आपको सारी चीजें हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही डेवलपमेंट और काम करना होगा। ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स इतने टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जहां भी विश्व में इंडियन डॉक्टर्स गए हैं वहां के वो बेस्ट डॉक्टर्स ही कहलाए हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा, अभी तो बहुत छोटा हिस्सा हमारा आ रहा है। अगर हम कंपेयर करें डेवलप कंट्री से, तो हमको तो कम से कम भी 3 गुना 4 गुना जीडीपी का जो रेशियो अभी हेल्थ केयर पे हो रहा है उसमें इंक्रीज करना होगा, तभी हम एक लेवल पे पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, और हेल्थ इज वेल्थ, और ऐसे में उसको कितनी प्राथमिकता दी जाती है इस बजट में, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सुशील जी, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि इससे पहले मोदी सरकार के जो 2 कार्यकाल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में रही, लेकिन ये जो 3rd टर्म है उसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से जो एनडीए की सरकार बनी है, ऐसे में क्या इसका प्रभाव भी पड़ सकता है इस बजट से, या फिर स्वतंत्रता के साथ ये बजट पेश किया जाएगा? देखिए लता जी, इस बार संभावना है कि जो निर्मला जी का 2nd बजट इस साल का रहेगा, तीसरी टर्म का, ये प्रो मिडिल क्लास, प्रो वुमेन एंड प्रो पुअर हो जाए, हो सकता है, अनुमान ये लगाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कल संकेत दिए कि महालक्ष्मी माता की हम पे कृपा है, जी। उसका संकेत ये है कि इनका जो इस बार फोकस रहेगा वो रहेगा इन लोगों पे ज्यादा, क्योंकि आप देख लीजिए 250 करोड़ 150 करोड़ देश की पॉपुलेशन है, उसमें जो मिडिल क्लास है 1.69 है जो टैक्स देते हैं। जिस देश में मिडिल क्लास से ऐसे लोग हैं जो मैक्सिमम टैक्स देते हैं और बड़े सरलता से टैक्स देते हैं, बाकी जो सेक्टर से जो बाकी पॉपुलेशन है वो उतना टैक्स वगैरह पे नहीं करते हैं। इसलिए इस बार प्रधानमंत्री का जो फोकस होगा कि ये मिडिल क्लास के लिए कोई न कोई वो काफी कंसेशन देने वाले हैं। साथ ही में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि जो ये अपना ये टैक्स है 10 लाख तक बढ़ने की आशंका है, हो सकता है 10 लाख रुपए तक बढ़ा देगी टैक्स, इनकम टैक्स छूट मिलेगी। ऐसे चीजें बहुत सारे हैं। इसके बाद मेरे को लग रहा है ये जो बजट होगा इसमें मैक्सिमम जो होगा फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग पे। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ये इन्फ्लेशन कम होगा, साथ ही साथ ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी। इस टाइम भी देश आगे चल रहा है और ये चीजें जो सुविधाएं हो जाएगी, जैसे ये अपना या कंपनीज को प्रॉफिट काफी आ रहा है, इन्होंने फोकस कर दिया कि जो कंपनीज का प्रॉफिट अच्छा आ रहा है तो ये जो एम्प्लॉयज हैं उनके साथ क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं। और दूसरा चीज है जैसे अभी एनवायरमेंट करेंगे फ्रेंडली, जैसे इन्वेस्टमेंट आती है हमारे पास जितने भी जो विंडोज है अलग विंडो से क्रॉस करना पड़ता है, फाइनेंस से एक चीज है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से दूसरी जगह से लेनी पड़ती है, नोटिफिकेशन सर्विस वगैरह, वो सरल करने की इस बार संभावना है कि गवर्नमेंट उस पर भी फोकस कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहा है, क्योंकि जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस बार गवर्नमेंट उस पर भी फोकस करने वाला है। पहले भी करता रहा लेकिन मेरे को लग रहा है इस बार ज्यादा जोर से फोकस करेगा, क्योंकि जो हमारे ये हाईवेज वगैरह है, रेलवेज है, बाकी सेक्टर्स है, उनको इस बार ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है, जिससे देश में थोड़ी और भी तरक्की हो रही है। दूसरा चीज देखने यह है कि जितने भी कंट्रीज है जिनका भी इस टाइम ये चीज चल रहा है, जीडीपी वगैरह जितने भी है, इंडिया जितने वार चल रहे हैं उसके बावजूद भी इंडिया का जो है वो सब कंट्री से आगे ये चीज है। इसलिए इस बार जो गवर्नमेंट का ये बजट होगा बड़ा पीपल फ्रेंडली होगा, बहुत सारी रियायतें मिलने का हमें यह पूरा अनुमान है, और वही आधे घंटे के बाद आप देख लीजिएगा। बिल्कुल, और देखिए ये उम्मीदें रंग लाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि लोग बड़ी ज्यादा उम्मीदें करे बैठे हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे बीच में मौजूद हैं, दिनेश सक्सेना अर्थशास्त्री हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ। दिनेश जी, बहुत स्वागत आपका।
और दिनेश जी, सवाल आपसे ये है, क्योंकि आज उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं बजट से, ऐसे में जिस तरीके से जो सर्वे सामने आया उसमें जो जीडीपी का रेशियो बताया जा रहा है, और क्या ऐसा इस बजट में कुछ ऐसा आ सकता है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जैसा हमने सबने जाना है, हमें पता लगा है, ज्ञात है कि इस बार इनकम टैक्स कलेक्शन एज पर एक्सपेक्टेशन बहुत ही अच्छा रहा है। और जब सरकार के पास किसी भी तरह से अगर जो हम उम्मीद करते उससे कहीं ज़्यादा पैसा कलेक्ट होता है तो देयर इज स्कोप होता है कि हम इसको जनता पर ट्रांसफर कर सकें, उन्हें कुछ बेनिफिट दे सकें। इसलिए काफ़ी हमें उम्मीद है कि इस बार मिडिल क्लास को, खासतौर से सैलरीड क्लास को कुछ रियायत मिल सकती है, लेकिन हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैलेंस जो है कि बहुत ही टफ एक्सरसाइज है। इसे जस्ट लाइक ऐसा है कि अगर हमारे 2 बच्चे हैं, एक को हम ज़्यादा देते हैं तो दूसरा को कम होगा, लेकिन फिर भी जब इनकम बढ़ती है तो इसका हमें रिफंड कर सकते हैं। तो इससे हमें उम्मीद है कि मिडिल क्लास को डेफिनेटली फ़ायदा होगा, लेकिन हमें जरूर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ फ़ायदा होगा, ये पक्का है। बिल्कुल, और इसी की उम्मीद भी की जा रही है। आपके पास आ रही हूँ मानस जी, क्योंकि क्या क्षमता फिलहाल आपको सरकार की तरफ से लग रही है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पूर्व के भी जो बजट रहे हैं और जो वर्तमान में स्थितियां रही हैं, पैंडेमिक से हम लोग उभरे हैं, चुनाव हुए हैं, उसके बाद क्या क्षमता है और उस क्षमता में कितना बेहतर किया जा सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी? जो कल इकोनॉमिक सर्वे आया, इसमें इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि नेक्स्ट ईयर जो हमारा ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रोथ, वो 6.3 to 6.8% के बीच में होगी जी। और जो हमारा इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे ये टारगेट कर रहा है कि हमारा इन्फ्लेशन एक टारगेटेड मोड में या कंट्रोल मोड में है, बट फिर भी जो अभी हमारा इन्फ्लेशन जो चल रहा है वो अबव 5% इन्फ्लेशन चल रहा है। तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कंसर्न ये है कि हम कैसे अपना, एक तो फर्स्ट इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल कर सके। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये 2 तरीके होते हैं। एक तो गवर्नमेंट के मेजर्स, एक जो मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स। मैक्रो इकोनॉमिक मेजर्स अभी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वॉर्स एग्जिस्ट हो रही है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में काफी उछल कूद देखी जा रही है। जब ऐसी स्थिति होती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, तो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एक टुवर्ड्स द इन्फ्लेशन या फेवरेबल टू द इन्फ्लेशन नहीं होता। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना काफी इंपॉर्टेंट है आज की स्थिति या आज की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर। सेकंड जो कंसर्न जो अभी देखा जा रहा है, वो मेंटेन करना है गवर्नमेंट को जीडीपी के ग्रोथ, क्योंकि अभी जो यूरोपियन कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं, वो इतने इंक्रीज नहीं हो रही है जीडीपी ग्रोथ, बट हमारी इकोनॉमी है वो स्टिल अबव 6 to 6.5% से इंक्रीज हो रही है। बट क्योंकि हम चाहते हैं कि एक इंडियन इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी बने 2047 तक, अगर हम 6 से 6.5% तक ग्रो करेंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमारी मंजिल और दूर हो जाएगी। इसकी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना है, या गवर्नमेंट का क्या फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना। तो गवर्नमेंट का जो ये इस बजट में देखा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और इंक्रीज होगा इनका बजट एलोकेशन, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी जो अगर हम बेनिफिट देखते हैं वो आज की डेट में नहीं देखते, वो 10 साल के लिए देखते हैं। तो हम जब बात कर रहे हैं एक फ्यूचर ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर, 2047 में हम डेवलप्ड इकोनॉमी देख रहे हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस एक ऐसे सेक्टर में होगा जहां पे लॉन्ग टर्म रीप करेंगे गवर्नमेंट बेनिफिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही 2 चीजें मुझे नजर आती है। तीसरी, जैसे हमारे साथ डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं, एक हेल्थ केयर, क्योंकि एक अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री है, जब तक हम एक सोशल सिक्योरिटी नहीं देंगे सबको, तब तक एक मिडिल क्लास या एक लोअर इनकम क्लास का पर्सन को यही डर रहेगा कि मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मैं कैसे जीऊंगा। तो गवर्नमेंट का इसलिए फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस या डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंस मुझे लगती है कि एक इस बजट में देखी जाएगी। बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है कि क्या क्या स्थिति रह सकती है और कितनी जो है क्षमता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा सोचती है, ये हर बार के हम लोग बजट में देखते हैं। आपके पास आ रही हूँ डॉक्टर शरद जी, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि लोग अपना इलाज ही नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो इसके लिए क्या सरकार की तरफ से कुछ ऐसा मिल सकता है या सब्सिडी दी जा सकती है, जिससे लोग जो खासतौर से ऐसी बीमारियां हैं जो बहुत ही ज्यादा आजकल कॉमन हो गई हैं, उनकी दवाइयों के दाम सस्ते हो सकते हैं? क्या ऐसी उम्मीद रखें? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कि लोग हेल्थ केयर अफोर्ड कर सके। आज हेल्थ केयर के बारे में सोच के
बीमारियां और इलाज का खर्चा सोच के लोग बीमार हो रहे हैं। जी। ये सच्चाई है कि इवन डॉक्टर्स भी आज अगर बीमार पड़ जाएं तो उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उनको भी अपनी हेल्थ केयर के लिए प्रोविजन करना डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हैं वो सब पेशेंट को पेशेंट ही ट्रीट करते हैं, चाहे वो पेशेंट डॉक्टर हो चाहे वो पेशेंट हो नॉर्मल। और दूसरी तरफ से आप इंश्योरेंस की बात करिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और बीमारियों की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, इंश्योरेंस इतना ज्यादा हो रहा है और उस पे आपका जीएसटी लग रहा है। लाख लाख रुपया अगर आप 10 लाख के इंश्योरेंस में अगर आपको देना पड़ रहा है तो क्या इंश्योरेंस, और फिर उसमें ना तो ओपीडी कवर होती है ना एमआरआई इन्वेस्टिगेशन कवर हो रही है, खाली आप एडमिट होके कोई सर्जरी कराएंगे तो आपको मिलेगा, आपकी रेगुलर बीमारियों के इलाज के लिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये सिस्टम तो टोटल फ्रॉड है। और मैं आपको आज बताऊं कि जहां हम लोग सर्जरी करते हैं, चीजें करते हैं, हमें दूसरे हॉस्पिटल में जहां उनके टीपी इंश्योरेंस वाले हैं वहां जाना पड़ता है और वहां उल्टे सीधे वो पेमेंट नहीं देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, डॉक्टर के हाथ में पैसा आता ही नहीं है। तो इस तरह से पूरा जो सिस्टम है वो पूरा रिवैम्प करना होगा। आपको ये इंश्योर करना होगा कि मरीज को भी बहुत बढ़िया इलाज मिले, डॉक्टर भी कंफर्टेबल रहे, अननेसेसरी किसी को ज्यादा एक्सेस नहीं हो। लेकिन गवर्नमेंट का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो। जरूरी नहीं है कि सब 5 स्टार होटल में जाएं या 5 स्टार सेटअप में जाएं, एक एवरेज ऑर्डिनरी लेकिन इलाज मिले। कोई ऐसा ना हो कि इलाज के बिना वो रह जाए और इलाज के लिए ही तड़पता रह जाए। तो जब हम इतनी आगे की प्लान कर रहे हैं, इसके साथ मैं आपको डॉक्टर्स के लिए बोलूंगा कि आज मिडिल इनकम ग्रुप के लिए सारी बातें हो रही है, मिडिल क्लास के लिए, और मेजर सेगमेंट मिडिल क्लास का है। आपको टैक्स उसमें आपको बचाना है, बनाना है, बढ़ाना है। और सीनियर सिटीजन के ऊपर भी मैं आपको ये कहूंगा, और डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट के लिए भी, जो कि ज्यादातर बीमारियां जब होती हैं, आपके पास आज एक एफडी करा के इंटरेस्ट जो मिलता है वो इन्फ्लेशन को ब्लीड करने लायक नहीं है। और आप क्या तो सेविंग्स करेंगे और क्या तो इलाज कराएंगे, क्या अपने घर के एक्सपेंसेस मैनेज करेंगे। तो आपको एक सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत बढ़िया स्कीम बनानी चाहिए जिसमें वो हेल्थ केयर का भी ध्यान रख सके और इंटरेस्ट भी पैसा उसको पूरा मिले, क्योंकि आज के दिन रेगुलर एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस बहुत हेवी हो गए हैं। अगर घर में भी इलाज कराएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। आप अगर कभी आपको पार्शियल एडमिट होना पड़े और वापस आके घर में कराना पड़े, नर्सिंग केयर लेनी पड़े, आप कैसे अफोर्ड करेंगे? इन सब चीजों के लिए रिवैम्प करना है। और सीनियर सिटीजन, मैं कहता हूं सभी सीनियर सिटीजन के लिए एक ऐसी स्कीम लाएं जिसमें अपना जितना पैसा उन्होंने सेव किया है उस पैसे को वो अच्छा इस्तेमाल कर सके। उसके इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए उनके लिए लाइफ टाइम के लिए। इसके लिए कोई ना कोई प्रोविजन जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। और जितना फ्रिक्वेंटली लोग बीमार पड़ रहे हैं, जरूरत उनको है कि वो अपना इलाज जो है कम से कम अफोर्ड कर सकें। ठीक है दिनेश जी, आपके पास आ रही हूँ, ये समझना चाह रही हूँ कि आखिर, क्योंकि युवाओं को काफी ज्यादा उम्मीदें होती हैं और हर बार के हम लोग बजट में देख रहे हैं कि युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है। इस बार जो बजट आएगा, युवाओं को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाएगा, उन तक रोजगार पहुंचे, ये सुनिश्चित कैसे करेगी सरकार, और एमएसएमई सेक्टर पर कितना फोकस? आपका कहना सही है कि असली प्रॉब्लम जो है उस पर हम अटैक करें, वो है यूथ का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसको दूर करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही होता है कि जो उनको क्रेडिट या लोन फैसिलिटीज मिलती हैं उनके साथ साथ उनको ऐसा बनाया, जो चीज़ वो बनाए या जो सोचें उसके लिए उनका मार्केट में उसकी डिमांड हो, उसको प्रमोट करे, तभी फायदा है। अदरवाइज ये होगा कि वो लोन लेंगे, दे विल अनेबल टू रीपे द लोन, और जैसा हम जानते हैं बड़े ही जो है बड़े फिश जो है बच जाते हों, लेकिन जो छोटे उद्योगपति होते हैं, मध्यम उद्योगपति होते हैं, अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक के सामने उनको बहुत ही प्रॉब्लम आती है। इसलिए जरूरी है कि सरकार को न केवल लोन दे, क्रेडिट दे, बल्कि ये भी देखे जो प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ बनाते हैं या जिसके चाहते हैं बेचे, उसके लिए कुछ मार्केट भी अवेलेबल हो, उसके लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट को देना चाहिए। और जहाँ तक बाकी लोग हैं, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट जो बात कही उनसे पूरी तरह से एग्री करता हूँ, दूसरों का बिल्कुल एग्री करता हूँ। इन सबको हमारे वित्त मंत्री को समझना होगा। और दूसरी बात दूसरी है कि जो इनकम टैक्स वगैरह में है, ये सब पार्ट बी में आएगा, और मेरे ख्याल से अगर 11 बजे बजट शुरू होता है तो 12 बजे के बाद ही पता लगेगा कि कितना हमें कंज्यूमर्स को इनकम टैक्स में रिलीफ कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा, क्योंकि हमने बताया कि इनकम टैक्स कलेक्शन हमारे काफ़ी एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छे रहे हैं।
यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू। बिल्कुल, और देखिए उस हिसाब से इस बार किस तरीके से प्रोत्साहन मिलता है युवाओं को, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सुशील जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि बजट को लेकर सियासत भी काफी ज्यादा होती है, और क्योंकि कुछ लोग, आम जनता तो उसको समझ नहीं पाते हैं, इसलिए डिकोड करना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर लोगों को असर ये पड़ता है कि उनकी आमदनी पर क्या असर पड़ेगा उनको, और खासतौर से मध्यम वर्गीय को क्या असर पड़ेगा उनकी जेब खर्ची पर। ऐसे में इस बजट को कितना सरल हम देखें और सरकार उस दिशा में क्या काम कर सकती है जिस तरीके से संकल्प लिया जा रहा है 2047 तक का। मिडिल क्लास, गरीब और जो अपनी महिलाएं हैं, गृहिणी है, उनके उन पे ज्यादा असर पड़ता है। एक हो गया महंगाई का, उसके बाद हो गया जैसे ये अपने परचेजिंग पावर का, फिर उसके बाद जो ये अपना जो हालात हो उस टाइम के, जो सब्जियों का इन्फ्लेशन वगैरह, उस पर ये फोकस रहता है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस बार सरकार का जो ध्यान होगा 3 चीजों पर जरूरी होना भी चाहिए। एक हो गया एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर के साथ ही आती है रूरल इकोनॉमी। अगर रूरल इकोनॉमी पे फोकस किया जाएगा, जहाँ से अब हर गांव में आजकल चल रहा है कि जो गांव में बेकार नौजवान वगैरह है वो सारे शहर की ओर भागते हैं। अगर रूरल इकोनॉमी पे फोकस किया जाए, अगर वहाँ पर या छोटे मोटे माध्यम के या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वगैरह लगेगी, बहुत सारे लोग यहाँ कमाएंगे। उसके बाद हो गया एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में अगर तो ये और बड़ा फोकस मिलेगा और उस पर बजट या एलोकेशन ज्यादा होगी, क्योंकि जिस देश में लिटरेसी ज्यादा होगी उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और गरीबी भी कम होगी। तीसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये हेल्थ पे भी पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जो आजकल इलाज है, जब दवाइयाँ बहुत महंगी दिन ब दिन हो रही है, सरकार को इस पे भी काम करना चाहिए, ताकि लोग, जैसे यह भी सुनने में आता है कि 60 साल के पार जो भी हमारे वृद्ध होते हैं उनको इंश्योरेंस नहीं मिलता, इंश्योरेंस कंपनी उनको कोई पॉलिसी नहीं देने को तैयार है। ऐसे चीजों में, और फिर उसके बाद मुफ्त इलाज भी हो अस्पतालों में, महंगाई जहाँ इलाज ना हो चल रहा है उसे कमी की जाए। हालांकि सरकार ने अब इस बार कर दिया कि 17 साल से जो ऊपर है उनको ये अपना ये बढ़ा दिया उनकी राशि। फिर एग्रीकल्चर में जैसे इस बार संभावना है कि किसान जो सम्मान योजना है उसमें 6,000 से 12,000 कर रहे हैं, ताकि किसान भी प्रोत्साहित हो जाए इस चीज में। ऐसे सरकार कुछ स्कीमें इस बार लेके आ रहा है जिससे लग रहा है कि मिडिल क्लास वर्ग जो लोग हैं, उसके बाद गरीब भी जो लोग हैं, और ये अपना जो वीमेन स्कीम्स वगैरह है, जैसे लखपति दीदिया वगैरह, उनका जो या सन है जो उनको लोन वगैरह मिलता है उसको बढ़ा देंगे। ऐसी चीजें बढ़ा देंगे तो उससे मिडिल क्लास और बाकी वर्ग जो उनको थोड़ा फायदा मिलने की आवश्यकता है। बिल्कुल, मिडिल क्लास के लिए क्या खास रहेगा, इस ओर भी सबका ध्यान रहेगा। मानस जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ एग्रीकल्चर सेक्टर को कहा जाता है। ऐसे में उस सेक्टर का कितना प्रभाव रहता है हमारी जीडीपी में देखा जाए, ग्रोथ में देखा जाए तो आप जैसे हमारी इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है, नॉट बिकॉज कि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है हमारी जीडीपी के अंदर, बट बिकॉज की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे ज्यादा हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर होती है। तो जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर हमेशा 2 थॉट प्रोसेस होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस, एक होता है इंक्लूसिव। तो जब हम गवर्नमेंट अभी जो, क्योंकि हमारे कोलिशन गवर्नमेंट है करंटली, अभी एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी की खुद की गवर्नमेंट नहीं है, तो इस स्थिति के अंदर गवर्नमेंट हमेशा एक इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ सोचती है कि मतलब पॉपुलिस्ट बजट लाना की हमेशा विचार रखती है, जिससे जैसे एग्रीकल्चर हो गए, कॉमन मैन लाइक मिडिल इनकम या लोअर इनकम क्लास हो गई, कि सब ऐसे लोग जो ज्यादा संख्या में है इंडिया के अंदर, उनका ज्यादा बेनिफिट हुआ जाए। तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया के अंदर होती है। उसके लिए ये एक्सपेक्टेड है कि गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स लेके आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम जो पीएम किसान योजना स्कीम है, जिसके अंदर अभी 6,000 डायरेक्ट बेनिफिट है। एक डायरेक्ट बेनिफिट एक इतना अच्छा स्टेप गवर्नमेंट लेके आई है कि जहाँ पे डायरेक्ट कैश बेनिफिट या बैंक ट्रांसफर होता है एक फार्मर के अंदर, तो ये एक फार्मर को भी महसूस होता है कि हाँ गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ कर रही है। तो इसलिए ये एक्सपेक्टेड है कि इस बजट के अंदर भी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है अंडर द पीएम किसान योजना स्कीम, ये इसके अंदर एलोकेशन बढ़ाई जाए। दूसरा, जहां गवर्नमेंट बात करती है इनोवेशन के अंदर, क्योंकि इनोवेशन जब तक नहीं आएगी और जब तक, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ी या इशू क्या है
इशू ये है कि हमारी जो पर हेक्टेयर या पर एकड़ जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है वो काफी कम होती है। इस वजह से गवर्नमेंट को डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम्स लेके आनी पड़ती है। तो इनोवेशन के थ्रू डिफरेंट स्टार्टअप्स अब आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये एक्सपेक्टेड है कि जो डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं या डिफरेंट बिल्कुल, देखिए काफी उम्मीदें हैं और हर सेक्टर को है, यानी किसानों को है, युवाओं को है, महिलाओं को है और हर वर्ग को भी है। साथ साथ किस सेक्टर में कितना फोकस सरकार का रहता है ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच रुक करेंगे, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां आज बजट का दिन है और उसी से जुड़ी हुई है महत्वपूर्ण खबर, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दें, संसद भवन में बैठक शुरू हुई है, तो ये बड़ी खबर है। और संसद में कैबिनेट बैठक की तरफ से भी बजट को मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ये आम जनता के लिए बजट पढ़ा जाएगा संसद के अंदर। तो पीएम मोदी भी कैबिनेट बैठक में मौजूद हैं। अपडेट ये आ रही है कि कैबिनेट बैठक जो है शुरू हो चुकी है, तो ये बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है, संसद भवन में बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद है। तो अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने की देर है क्योंकि राष्ट्रपति मंजूर कर चुकी है इस बजट की कॉपी को, और अब इंतजार किया जा रहा है कि आम जनता के लिए ये बजट कब सामने आता है। तो बेसब्री से उम्मीदों के साथ इंतजार किया जा रहा है इस बजट का। फिलहाल कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है